Hello and welcome to everyone. So today we are going to discuss the various editorial. ठीक है, जो भी वीक के अंदर आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इशू हैं। ब्रेक्सिट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आयरलैंड न्यूज़ के अंदर था। ठीक है, अंडर रिपोर्टिंग कोविड के केसेस के अंदर सीटी स्कैन के बारे में आर्टिकल आया, वोट्स फॉर टैकलिंग के बारे में आर्टिकल आया, देन वन हेल्थ अप्रोच, न्यूक्लियर चैलेंज, ट्रांजिट हाई, कोविड ब्लॉट, जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा जो कोविड का, इशू ऑफ लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड, सोशल मर्डर। ठीक है जी, तो ये सारे इशू जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर आर्टिकल जो कोविड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किए गए और उसके बाद अपना जो पॉलिटिकल आर्टिकल है बहुत सारे जो इलेक्शन हुए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर है ना। तो पहले देखते हैं आयरलैंड वाला इशू। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हमने कल कर लिया है, नॉर्थ सी के बारे में पढ़ा था है ना, यूके। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नदर्न आयरलैंड ये अपना बनाता है इसको। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन करें तो अगर मैं बात करूँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जो कंट्री का है ना जो टैरिफ है वो मेनली जो ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो रहता है। ठीक है जी, इसके अंदर जो भी ट्रेड करना है वहाँ पे टैरिफ इंक्रीज़ नहीं किया जाता। तो ये बेसिकली कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड बढ़ाने की बात करता है। उसके बाद अगर मैं और इंटीग्रेशन करूं तो कस्टम यूनियन आता है। ठीक है जी, अब इसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी रहेगा, प्लस यहाँ पे कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ रहेगा, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल टैरिफ है दो कंट्रीज़ का है वो कॉमन रखते हैं। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस, ऐसा नहीं कि यूनिलेटरली कोई कंट्री अपना चेंजेस कर दें। ठीक है जी, उसके बाद आता है कॉमन मार्केट। तो यहाँ पे कस्टम यूनियन प्लस नो बैरियर ऑन मोबिलिटी ऑफ पीपल कैपिटल। ठीक है जी, तो यहाँ पे मोबिलिटी और पीपल कैपिटल में थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कंट्रीज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन जनरली ये काम रहता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आता है यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है ना, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है जी, और रीजनल डेवलपमेंट, ये सब वगैरह भी और इंटीग्रेशन फर्दर की जाती है। तो अगर हम देखेंगे कंट्रीज़ के बीच में सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन है यूरोपियन यूनियन की। तो जो ये कंट्रीज़ थी, ठीक है जी, यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई उस टाइम पे जब वर्ल्ड वार के बाद भी कि बहुत ज़्यादा एक कंट्री दूसरी से लड़ रही है ना, ये सारा काम चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि स्टेबिलिटी है, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन बाद में बन गया। अब ये यूरोपियन यूनियन का कुछ बेनिफिट था, तो इसके अंदर अपना यूके भी था। ठीक है जी, अगर आप सदर्न आयरलैंड देखोगे है ना, ये वाला पोर्शन भी यूरोपियन यूनियन के अंदर है, नदर्न आयरलैंड भी है। ठीक है, ये वाला सारा भी है, तो ये यूरोपियन यूनियन के अंदर थे। तो यहाँ पे अब ये यूरोपियन यूनियन जो बनी है, ठीक है जी, इसके कुछ ना कुछ बेनिफिट थे। अब वो बेनिफिट क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे बेनिफिट, पहला बेनिफिट जैसे फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है, अगर मान लो जर्मनी से कोई अपना यूके जाना चाहता है ना, वहाँ पे काम करना चाहता है, तो कोई ऐसा वहाँ पे कोई भी प्रॉपर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो कहीं पे जाके काम कर सकता है। ठीक है जी, तो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल लेबर। ठीक है, यहाँ पे इट मीन्स के ये सिस्टम कौन सा था, फ्लेक्सिबल इकॉनमी था। ठीक है जी, बहुत फ्लेक्सिबल था। तो यहाँ पे जैसे मान लो एक जगह पे शॉर्टेज है ना लेबर की, वो दूसरी जगह चले जाती थी, काम करती थी, तो ये बड़ा बेनिफिट था है ना। दूसरा, लोअर प्राइसेस ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। ठीक है, क्योंकि नो कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगती थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे फ्री मूवमेंट रहती थी। तो जैसे मान लो कोई एक कंट्री से 10 रुपये का प्रोडक्ट है और दूसरी में गया, वहाँ पे 2 रुपये कस्टम ड्यूटी लगी, 12 हो गया। तो यहाँ ये वाला सिस्टम नहीं था, इसीलिए यहाँ पे जो प्राइसेस थे सर्विसेज एंड गुड्स के वो बहुत चीप थे। ठीक है, ये भी बेनिफिट है। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज़, जैसे पोर्चुगल वगैरह है ना, ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के अंदर, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो दूसरे को पैसा देगी ताकि उनकी डेवलपमेंट हो। तो एक अगर हम कहें कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ये एक मेथड था। ठीक है जी, बेटर बारगेनिंग पावर। अब देखो, अगर एक कंट्री बारगेनिंग करेगी तो इतना बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीज़ मिलके बारगेनिंग करते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो बारगेनिंग पावर है बेटर है। जैसे मान लो हमने पढ़ा है कि डिफरेंट ग्रुप बनते हैं, G7 है ना, तो अलग अलग G8, G20, G15 है ना, तो अलग अलग हमने पढ़े हैं अभी रिसेंटली। तो ये जैसे डेवलपिंग कंट्री भी ग्रुप बनाती है अपना, अब वो किस लिए बनाती है, ताकि
जैसे WTO के अंदर जाए, वहाँ पे अपना डेवलपिंग कंट्री की इशू रखे और बेटर बार्गेनिंग पावर है, ठीक है जी। उसके बाद पॉलिटिकल बेनिफिट भी था, स्टेबिलिटी थी, है ना, स्टेबिलिटी थी। तो ये सारे बेनिफिट थे जो यूरोपियन यूनियन के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्रेटर स्टेबिलिटी रहती थी, तो अब इनको मज़ा आया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर ये ब्रेक्सिट की बात होती है। ब्रेक्सिट मतलब कि जो ब्रिटेन है, बेसिकली एग्जिट, ब्रिटिश एग्जिट इसका नाम है, कि ये वाला जो यूके पोर्शन है वो अलग होना चाहता है यूरोपियन यूनियन से। ऑल्दो अलग हो चुका है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये इसके मन में ऐसा विचार क्यों आया, ठीक है जी, कि भाई ये लीव क्यों होना चाहता है ना। तो अगर मैं, ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले है यूरो करेंसी इशू। अब यूके का पाउंड है, तो यूरोपियन यूनियन का यूरो है, ठीक है जी। एक तो ये यूरो की वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट करती है, ठीक है जी, और पाउंड को ये स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, तो इसलिए इसको यूके को बड़ी दिक्कत रहती थी कि यार ये यूरोपियन अपना यूरो फ्लक्चुएट करता है, तो हमें मज़ा नहीं आ रहा है ना। दूसरा, वहाँ पे जो एग्रीमेंट था वहाँ पे लिखा गया था आफ्टर 2020 सभी जितने यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं उनको यूरो करेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पाउंड इतना स्ट्रांग है तो वो अपना कैसे छोड़ दें, ये इशू थे, तो इसको ये मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है जी। उसके बाद मनी मैटर, ठीक है जी। जैसे जो यूके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूरोपियन यूनियन को, पैसा बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है जी। तो उसको लगता है भाई, तो कि मान लो अगर बहुत ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, उसको लगता है यार मेरी कंट्री की डेवलपमेंट तो हो नहीं रही, मैं तो बाकी कंट्रियों के लिए, जो गरीब नेशन है ना, तो वहाँ पे उनके लिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो यूके को ये इसमें भी थोड़ा सा ये एक इशू आ गया। तीसरा, ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको फ्री मूवमेंट, जैसे मान लो बहुत सारे जर्मनी वगैरह है ना, ऐसी बहुत सी वहाँ पे कंट्रीज़ हैं जहाँ से बहुत लेबर अपना यूके के अंदर जाके काम करती है। तो यूके के अंदर जो लोकल पॉपुलेशन है उसको लगता है हमारी जॉब चलेगी, तो ये भी बहुत बड़ा प्रेशर था, ठीक है। तीसरा, सिक्योरिटी इश्यूज़, ठीक है जी। तो सिक्योरिटी इश्यूज़ के भी काफ़ी कंटेक्स्ट इसके अंदर रहे, ताकि जैसे मान लो बॉर्डर था, है ना, बॉर्डर के अंदर फ्री मूवमेंट रहती थी लोगों की, तो उसको यूके को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न भी रहते थे। तो इमिग्रेशन, ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की मूवमेंट होती थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो यूके के अंदर जो लोकल पॉपुलेशन उसको जॉब वगैरह भी नहीं मिलती थी। तो ये सारे रीज़न थे कि भाई यूके ने बोला कि अब हमें इसको छोड़ना है यूरोपियन यूनियन को, ठीक है जी। अब ये ब्रेक्सिट हो गया, ठीक है जी, मतलब ये चले गए यहाँ से। इन्होंने बोला कि भाई हम एग्रीमेंट मतलब 2020 लास्ट और 21 के अंदर ये काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इशू फिर क्या है, देखो, जब तक ये सारे थे यूरोपियन यूनियन के मेंबर, ठीक है जी, यहाँ से ये वाला चलो अलग ही बॉर्डर है इसका बाकी कंट्रियों से। नदर आयरलैंड आपका था यूके के अंदर, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर था। सदर्न आयरलैंड आपका यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन ये यूके के अंदर नहीं है। तो अब अगर मान लो यूरोपियन यूनियन को छोड़ा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दो डील हो सकती हैं। एक हार्ड डील, आपने न्यूज़ में सुना होगा, एक होती है सॉफ्ट डील। सॉफ्ट डील के अंदर ये बोला था, ठीक है, हम कस्टम यूनियन थोड़ी सी बना के रखेंगे, ठीक है जी, कस्टम यूनियन ये वाली थोड़ी सी इसके अंदर बना के रखेंगे, तो इतने ज़्यादा बैरियर नहीं करेंगे। तो अगर आप पहले देखोगे तो नदर्न आयरलैंड से लोग सदर्न आयरलैंड जाते थे, वापस आ जाते थे, यूरोपियन यूनियन थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था इतना। अब अगर मान लो ये अपना इतना पोर्शन ऊपर वाला और ये वाला है ना, ये अलग हो गया, तो इट मीन्स कि अब वो फ्री मूवमेंट नहीं होगी। दो कंटेक्स्ट हैं, एक तो अगर हार्ड डील होगी, हार्ड डील का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे, और जो भी है यहाँ पे फेंसिंग वगैरह कर देंगे पूरा, क्योंकि हम इसको सील कर देंगे। तो अगर नॉर्थ आयरलैंड को सदर्न आयरलैंड से इनके, क्योंकि इनके आपस में कल्चर रिलेशन है, पहले ये डिमांड रहती थी इनकी कि जो हम नॉर्थ और साउथ आयरलैंड को एक कर दें, ठीक है जी, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, वो भी हम देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे पहले डिमांड थी हम इन दोनों को एक करें, लेकिन बाद में यूके ने थोड़ा सा प्रेशर डाल के और दूसरे यूएस वगैरह को साथ लेके एग्रीमेंट करवा दिया और इसको अलग कर दिया। वहाँ पे ये बोल दिया एग्रीमेंट के अंदर कि अब ये यूनिफिकेशन तब होगी अगर लोगों की विश होगी, ठीक है जी। तो अब ये हो रहे हैं अलग, तो इट मीन्स कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये सॉफ्ट डील कर ले, सॉफ्ट डील के अंदर कस्टम यूनियन थोड़ा बहुत यहाँ पे बैरियर से है ना लगेंगे थोड़ी बहुत। दूसरा है हार्ड डील, हार्ड डील के अंदर
यहाँ पे पूरी फेंसिंग हो जाएगी, तो ये नदर्न और सदर्न वाले अलग अलग हो जाएंगे। यही इशू है सबसे बड़ा, ठीक है। ऑल दो इन्होंने बोला कि हम थोड़ा सा बीच में बॉर्डर क्रिएट कर देंगे और जो अपना नदर्न आइलैंड है उसके थोड़े से उसके साथ रिलेशन रखेंगे, ताकि मतलब इतने नहीं जो इधर ये इनका तो बॉर्डर ही अलग है ना, तो वो सारी डील अपनी अभी न्यूज़ के अंदर चल रही है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये कंटेक्स्ट क्या है, यही इशू है इसी एरिया का। अगर तो आप हार्ड डील करते हो, फेंसिंग लगाते हो, फिर तो काम खत्म है, फिर वो बोलेंगे भाई हमारा आपस में यूनिफिकेशन करनी थी हमने, है ना, हमारा जो रिलेशन है उससे तोड़ दिया आपने। अगर ये बिल्कुल बॉर्डर को खाली कर देते हैं, इसको मान लो कुछ भी नहीं करते, फिर जो नदर्न आयरलैंड वाले बॉर्डर लोग हैं इनको दो बेनिफिट हो जाएंगे। एक तो वो यूके के अंदर फ्री मूवमेंट, दूसरा यूरोपियन यूनियन के अंदर फ्री मूवमेंट। फिर भी इस कंटेक्स्ट के अंदर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इशू रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रबल है जो ब्रेक्सिट के लिए क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन यूके, कि अगर मान लो ब्रेक्सिट हो जाता है तो यूके के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि हाँ इससे पहले तो अब जब रेफरेंडम कराया गया, लोगों की पोल हुई, तो वहाँ पे आपका अगर यहाँ पे चाहे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जब रेफरेंडम हुआ तो 51.9% लोगों ने ये बोला कि ठीक है आप छोड़ दो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन को। अराउंड 48.1% लोगों ने बोला नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे आपका स्कॉटलैंड और नदर आइलैंड, इन्होंने बोला हम यूरोपियन यूनियन के अंदर ही रहेंगे। तो ये नदर्न आइलैंड है आपका, तो इन्होंने बोला था हम अंदर ही रहेंगे, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ओके। अब बात कर लेते हैं आगे इम्पैक्ट ऑन यूके, के यूके के ऊपर क्या है। पहले तो जीडीपी डिक्रीज करेगी, क्योंकि क्यों करेगी, अब देखो कोई भी कंट्री अलग हो रही है, अनसर्टेनिटी रहेगी, है ना, अनसर्टेनिटी रहेगी। अनसर्टेनिटी के अंदर ग्रोथ वगैरह पहले बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा ना, अभी अलग हो रहे हैं तो क्या होगा। दूसरा इन्फ्लेशन, यहाँ पे प्राइस इसका करेंसी का डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि फिर अगेन अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, तो प्राइस डिक्रीज करेगा तो इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं, तो दूसरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस मतलब प्राइस यहाँ पे जो करेंसी का, ठीक है, डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे जो बहुत सारे गुड्स हैं उनका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तीसरा टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे जैसे यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे हाई स्टेट जो हाई एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम जिसको, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, है ना, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का जो यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा ये होता है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा डेवलप होती है वहाँ पे, वहाँ ज़्यादा इनोवेशन रहती है, उसका पहले बेनिफिट मिलता था यूके को, अब वो नहीं मिलेगा। तीसरी बात यहाँ पे बोला गया जॉब अपॉर्चुनिटी, कि जर्मनी के अंदर अभी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर मान लो ये यूरोपियन यूनियन के अंदर रहते तो फ्री मूवमेंट थी, यूके वाले लोग फ्री जाते, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो वहाँ पे काम करते, लेकिन ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी अब उनके हाथ में से चले जाएगी। ठीक है, तो ये सारी अजम्पशंस हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ही, या फिर अगर हम बोलें कि इसमें से कुछ भी नहीं होगा, है ना, तो अजम्पशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पे सारा काम चलता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर आप इसके अंदर आंसर लिख सकते हो। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे कि भाई इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। वो बोलेगा यूके के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, या ब्रेक्सिट का जो भी डिफरेंट साइड, और इंडिया का क्या कंटेक्स्ट है। ठीक है जी, पहले ट्रेड, तो मैं आपको थोड़ा सा डेटा लिखवाता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर भी ट्रेड। ठीक है जी, चांसेस हैं कि जो ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, अब पहले आपका ब्रिटिश यूके, मान लो यूके एंड यूरोपियन यूनियन अब ये अलग अलग हुए, तो अब ये ट्रेड के लिए compete करेंगे इंडिया से, तो इंडिया को बेटर डील मिल सकती है, चांसेस हैं इसके। ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो ये दूसरा, अब मैंने बोला डेप्रिसिएशन होगा पाउंड का, है ना, तो यहाँ पे ये हमारे इंडिया के ट्रेड को भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है जी, उसके बाद माइग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जैसे पहले एक इनका कोटा होता था, कोटा सिस्टम, कि मान लो यूके या यूके के अंदर इतने लोग जाएंगे और काम करेंगे, वो अब ख़त्म हो गया। ठीक है जी, अब यूके को अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो अब ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी यूरोपियन यूनियन से आए, क्योंकि अब पहले जो एक ऑब्लिगेशन थी वो ख़त्म हो चुकी।
तो अब यहाँ पे इंडिया के अंदर भी चांसेस है कि इंडिया के जो स्किल्ड लेबर है उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। एजुकेशन, डेप्रिसिएशन होगा, है ना, पाउंड का, तो हमें एजुकेशन सस्ती मिलेगी, तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए हम पे करेंगे तो वो भी हमारी बढ़ेगी। ऑटो कंपोनेंट, ये मेजर सेक्टर है जो ऑटो कंपोनेंट है। यहाँ पे अगर आपको डेटा दूँ, इंडिया मेजर सप्लायर है। यूरोपियन यूनियन के अंदर 36% जो टोटल है अपना टोटल ऑटो एक्सपोर्ट है अपना, वो यूरोपियन यूनियन के अंदर जाता है, और इसमें से 5% जाता है यूके को। ठीक है जी। तो अगर मान लो ब्रेक्सिट के बाद अब यूके आपका हो जाएगा स्लो डाउन इसकी इकॉनमी, ऐसा माना जा रहा है ना। स्लो डाउन के बाद हमारे ऑटो सेक्टर को थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रगल करेगा, है ना, ग्रो करने के लिए, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। तो ये सारे इशू हैं जो इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर हैं। बाकी जो भी आगे फ्यूचर के अंदर डेवलपमेंट होती है वो देखते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये अभी इशू ऐसा तो नहीं है ये इशू ख़त्म हो गया है, ये इसको मैंने आपको हर एक एंगल से बता दिया है। तो जैसे जैसे अपडेशन होगी तो हम अपडेशन करेंगे, ताकि हमारे लिए अभी इसके बाद कोई इशू ना बचे, है ना, इसके अंदर कि भाई हमें समझ ही नहीं आ रहा। बेसिक आपको यहाँ पे सारा समझा दिया मैंने, डिफरेंट एंगल बता दिए। तो यहाँ पे अब हमने सिर्फ जो अपडेशन आएगी वही करनी है। नदर्न आयरलैंड क्या कर रहा है, अभी इसके अंदर इशू क्या है। ठीक है जी, नदर्न आयरलैंड की अगर आप देखोगे तो ये पार्ट है आयरलैंड का। ठीक है जी, पॉलिटिकली ये यूके का पार्ट है। ठीक है, नदर्न आयरलैंड के अंदर जो कैथोलिक माइनॉरिटी है उसने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस की है पहले सालों में। 1960s के अंदर क्या हुआ, कैथोलिक सिविल राइट मूवमेंट चली। ठीक है, वहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, उसके बाद कन्फ्लिक्ट हो गया किसके बीच में, उनके बीच में जो चाहते थे हम आयरलैंड को यूनाइट करें और दूसरे जो चाहते थे हम यूके के साथ जाएं। ठीक है, अब ये कन्फ्लिक्ट हो गया। उसके बाद 1990s के अंदर एफर्ट किया गया आयरलैंड, ब्रिटेन एंड यूएस ने, यहाँ पे गुड फ्राइडे अकॉर्ड किया गया। ठीक है जी, यहाँ पे ये बोला गया कि अल्टीमेट स्टेटस जो नॉर्दर्न आयरलैंड का है वो डेफर करते हैं, और ये ब्रिटिश लोग, है ना, जैसे मान लो अगर लोग वोट करें कि हम जो यूनिफिकेशन चाहते हैं आयरलैंड की, तभी ये हम पॉसिबल है। सच यहाँ पे किसके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि अगर ये अपनी कंट्री का तो इशू है नहीं, तो यहाँ पे दूसरी कंट्री का, सिर्फ ये आपको इसलिए बताया कि आपको एक कंटेक्स्ट समझ आना चाहिए। ठीक है जी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे एक लाइन आप इसके अंदर वहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे वहाँ पे भी रिलीजन के बेसिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ है। तो इंडिया जहाँ पे डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि इतने लूप होल ना छोड़े ताकि रिलीजन के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो जाए। ठीक है जी, अब ये समझ आया। अब आर्टिकल क्या बोल रहा है, आर्टिकल बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल बोलता है अंडरमाइन फ्रेजाइल पीस बिटवीन प्रोटेस्टेंट, प्रो ब्रिटिश लॉयलिस्ट एंड कैथोलिक इरिश, वही बात बोली जो अभी हमने की है। ठीक है, कि उनके बीच में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया अभी इसी बात को लेके कि अगर हम मान लो नदर्न आयरलैंड के अंदर बॉर्डर कहाँ पे बनाएं, बॉर्डर के लेकर इशू है। ठीक है जी, एंग्लो इरिश गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हमने कवर कर लिया अभी। ठीक है, एग्रीमेंट बिगैन प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग बॉर्डर कंट्रोल्स बिटवीन नॉर्थ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, बट द डेवलपमेंट शोज दैट सोशल इश्यूज रिमेन अनएड्रेस्ड। ये बोलता है एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी जो सोशल इश्यूज हैं, जैसे पावर्टी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कुछ एरिया के अंदर, वो एज इट इज़ ही है तब से। ठीक है जी, बहुत सारी लोकेलिटीज़ हैं जो डिप्राइव्ड हैं, वो भी एरिया वहाँ पे है। ब्रेक्सिट स्ट्रेस टेस्ट कौन सा है इसका, नदर्न आयरलैंड, है ना, जो नदर्न आयरलैंड है वो स्ट्रेस टेस्ट है। क्यों, क्योंकि 56% जो इलेक्टोरेट थे उन्होंने बोला था हम यूरोपियन यूनियन के अंदर ही रहेंगे, और आपने पहले अलग कर दिए, अब उनके बॉर्डर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। ठीक है, ये सारा इशू है इसके अंदर। उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में बोला गया, पॉलिटिकल थोड़ा सा है। ठीक है जी, उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला, चलो ये अगर आपका मन है तो इसको पढ़ लेना एक बार, अदरवाइज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, रिसेंट वायलेंस हुआ है अभी वहाँ पे। ठीक है, वही बात है कि वो बॉर्डर को लेके इशू, ये भी हमने पढ़ा अभी। रूलिंग पार्टी इन इंडिया, यहाँ पे इंडिया की रूलिंग पार्टी को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वही जो है कि लेसन फॉर इंडिया क्या है। ठीक है, जैसे क्रिएशन ऑफ रिलीजियस टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज़ हैज़ इनकैलकुलेबल डीप सीटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, है ना, जो भी रिलीजियस टेंशन है वो उसका जो सोसाइटी के ऊपर बाद में टोटल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मान लो इस कंटेक्स्ट के अंदर आपको मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है
तो तब आपने ये वाली एग्जांपल देनी है। अगर मान लो आपको सीधा ब्रेक्सिट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल द टेंशन बिटवीन नदर्न आयरलैंड एंड सदर्न आयरलैंड, बस इतना आपने लिखना है ना। तो वहाँ पे बस इतना ही हमारा काम है इसके अंदर। ऑल दो आर्टिकल के अंदर थोड़ा सा वो कौन सी पार्टी क्या है ये यूज़ किया गया है, तो आपको ये भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा रखा है, आप एक बार पढ़ लेना। एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अपने पास इतनी स्पेस होती है। ठीक है जी, ओके। तो हाउ हैज़ ब्रेक्सिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, प्रॉब्लम क्या है ब्रेक्सिट, वही है, ये अपना इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वो अपना द हिंदू का था, दोनों को मैंने मर्ज किया है। ओपन ब्रिटिश, अगर आयरिश बॉर्डर ओपन करते हैं, ओवर विच पीपल एंड गुड्स फ्लो फ्रीली, है ना, यहाँ पे फ्री हो गए, ठीक है। वो भी एक अंडरपिन करेगा कि अगर मान लो आपने नदर और आयरलैंड एंड सदर्न आयरलैंड इसके बॉर्डर को ओपन कर दिया तो लोगों की फ्री मूवमेंट होगी, तो इससे पीस डिस्टर्ब होगी। ठीक है जी, दोनों के अंदर, यूके की भी पीस डिस्टर्ब होगी, आयरलैंड की भी। जैसे उन्होंने बोला है हार्ड ब्रेक्सिट, है ना, दैट टू कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर मीन्ट क्रिएशन ऑफ न्यू बैरियर्स। मैंने आपको बताया कि हार्ड अगर जो ब्रेक्सिट है वहाँ पे जो बॉर्डर के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी, वही बोल रहे हैं। ठीक है, ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन एग्रीड दैट बॉर्डर कुड नॉट बी इन आयरलैंड। अभी ये इन्होंने एग्री कर लिया कि आयरलैंड के अंदर जो नदर्न और सदर्न आयरलैंड वहाँ पे बॉर्डर नहीं होगा। तो कहाँ पे होगा, इरिश सी के अंदर समवट वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है जी, अब ये वाला जो ब्रिटिश यूनियनिस्ट है उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ पे लगाओगे, मान लो ये अपना नदर्न आइलैंड है, ये सदर्न आइलैंड है ना, ये वाला अपना बाकी पोर्शन आ गया स्कॉटलैंड से लेके अपना लंदन, है ना, इंग्लैंड वगैरह। तो अगर आप यहाँ पे कुछ बॉर्डर बनाते हो तो आपने नदर्न आइलैंड को अलग कर दिया, तो ये हो सकता है फ्यूचर के अंदर जाके यूनिफिकेशन के लिए जाएं। ठीक है, ये भी एक डर है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जैसे मान लो ब्रिटेन लेफ्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक अमरेस ऑन 31 दिसंबर, तो ये लेफ्ट कर चुका है। ठीक है, नदर्न आइलैंड का वही बहुत ज़्यादा इशू अभी ये चल रहा है, दूसरा कोरोना वायरस के कारण भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है, तो ये सारे इशू हैं इसके अंदर। उसके बाद चलो ये तो हमने पढ़ लिया, डिफरेंट एंगल मैंने आपको बता दिए कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने बस अब अपडेशन करनी है, जैसे जैसे कोई आर्टिकल आया तो वहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगा कि यहाँ पे हमने इसके बारे में बेसिक पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, अंडर रिपोर्टिंग डज हर्ट द कोविड फाइट। ठीक है जी, जो अंडर रिपोर्टिंग केसेस हैं वहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे अगर हम स्पेस देखें थोड़ी सी, हाँ यहाँ पे देखते हैं। पहले तो है कि हमने जो इन्फेक्शन है, अंडर रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, अंडर रिपोर्टिंग का केसेस के अंदर दो तीन चीज़ें आती हैं। एक तो इन्फेक्शन, ठीक है जी, हम इन्फेक्शन की रिपोर्टिंग हमारी प्रॉपर नहीं हो रही है, इसका इशू, इसका रीज़न क्या है, एक तो अपना एसिम्प्टोमेटिक केसेस है ना, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, अब उनको ट्रेस कैसे करना है। अगर आपको याद हो तो हमने रिसेंटली सूत्रा मॉडल पढ़ा था, उन्होंने बोला एसिम्प्टोमेटिक को हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात, जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग हमारी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम टेस्टिंग है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अंडर रिपोर्टिंग केसेस रहेंगे। फिर सोशल स्टिग्मा भी है ना, अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो लोग उसको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद पीपल बिहेवियर, पीपल बिहेवियर के लोगों का बिहेवियर क्या है, लोगों का बिहेवियर है भाई हमने टेस्ट नहीं करवाना, हमें कुछ नहीं हुआ, उनको लगता है कि अगर टेस्ट करवा लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहले तो जो रीज़न है जो अंडर रिपोर्टिंग इन्फेक्शन का वो ये, ठीक है जी। दूसरी बात अगर करें हम तो मिसिंग डेथ केसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, इस आर्टिकल के अंदर जो बताया गया। ठीक है, दूसरी बात जो मिसिंग डेथ केसेस, अब ये मिस कैसे हो गए, मोस्टली कौन से डेथ केसेस मिस होंगे, अगर मान लो किसी की हॉस्पिटल के अंदर डेथ हुई है वो तो रिपोर्ट हो जाएगा, लेकिन जो आउटसाइड हॉस्पिटल हैं, आउटसाइड हॉस्पिटल, अब ये वाले केस जैसे घर के अंदर किसी की डेथ हो गई या रूरल एरिया के अंदर है ना, वहाँ पे डेथ हो गई, अब वो बता दें नहीं उसको कोविड था या नहीं था, वो अपना मिस हो गया कि इससे हमारा डेटा नहीं बन पा रहा कि एग्जैक्टली डेथ कितनी हुई है। दूसरा, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पुअर है, आपने देखा है अभी हेल्थ वाला, है ना, तो हमारे पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं है कि लोगों को उतनों को रख पाओ, ठीक है, अगर जो जिनको इन्फेक्शन है। तीसरा, डेटा, इंडिया के पास डेटा भी नहीं है, प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ हमने। उसके बाद मैन पावर, तो हमारे पास मैन पावर भी नहीं है,
ठीक है, जिससे हम ये बोलें कि भाई हम ये सभी, जैसे आपने देखा होगा इतने हमारे पास हॉस्पिटल भी अभी कितने भरे हुए हैं ना हर जगह, और इतने डॉक्टर भी नहीं हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हम मिसिंग कर रहे हैं जो डेथ केसेस को, उसकी जो टोटल डेटा है वो हमें प्रॉपर मिल नहीं रहा। ये इस आर्टिकल के अंदर बताया, ठीक है जी। तो अब उसने बताया कि एक सोल्यूशन भी बता दिया कि आपने इन्फेक्शन को काउंट कैसे करना है, ठीक है जी। उसने बोला जो अभी आप जो काउंट कर रहे हो वो काउंट कर रहे हो आप हॉस्पिटल के अंदर जो लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बेटर तरीका नहीं है प्रॉपर जो स्ट्रेटजी का। बेटर तरीका है कि काउंट इन्फेक्शन के केसेस को काउंट करो, क्योंकि जिनको इन्फेक्शन उनमें से तो बहुत ही कम लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। तो अगर हम इन्फेक्शन के केसेस को प्रॉपर काउंट करें तो यहाँ पे हमारे पास एक बेटर डेटा आ सकता है। ऑल्दो हम कर भी रहे हैं लेकिन वो इतना प्रॉपर हो नहीं रहा, ठीक है जी। ओके, अब हमें पता कैसे चला कि भाई मिसिंग केसेस हैं, है ना। ये कैसे पता चला हमें कि भाई इतने मिसिंग केसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके अंदर कुछ इशू आ गया, चलो यहाँ पे करते। तो ये बताता है हमें सीरो सर्वे जो ICMR ने किया है। जो थर्ड सर्वे है ये क्या बताता है डेटा इसका, 21.5% जो मोर देन 18 ईयर हैं लोग, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ आ चुकी हैं, इनके अंदर एंटीबॉडीज़ आ चुकी हैं, ठीक है जी। तो लेकिन जो हमारे कोविड-19 इन्फेक्शन है वो बताया गया अराउंड 6% जो कोविड-19 के केसेस हैं, ठीक है जी। पहली बात तो इतने लोगों के अंदर एंटीबॉडी कहाँ से आई? इट मीन्स कि इनको कोविड ने इन्फेक्ट किया होगा तभी तो एंटीबॉडी बनी है। तो सीरो सर्वे ने ये बता दिया कि भाई अगर इतने लोगों के अंदर एंटीबॉडी बनी है, इट मीन्स कि जो हमारी रिपोर्ट है जिसके अंदर केसेस बहुत कम है लेकिन जो एंटीबॉडी का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमारे केसेस हैं वो बहुत हमने कम रिपोर्ट किए हैं, इससे बाहर भी और बहुत सारे केसेस थे। तो ये एक एविडेंस है जो हमें मिलता है कि इंडिया के अंदर जो भी केसेस हैं वो अंडर रिपोर्टिंग है। दूसरा, यहाँ पे मोर्टेलिटी, इसका सोल्यूशन क्या है? मोर्टेलिटी का काउंट करना है। मोर्टेलिटी के सोल्यूशन हम ये कर सकते हैं, जैसे मान लो पास्ट ईयर्स है ना, पुराने सालों के अंदर हम देखेंगे टोटल कितनी डेथ हुई, वो आपने काउंट कर ली। अब करंट ईयर के अंदर देख लो टोटल कितनी डेथ हुई है ना, वो आपने काउंट कर ली। तो जो पास्ट ईयर की एवरेज है इस साल भी उतनी एवरेज डेथ होनी चाहिए थी अगर नॉर्मल है ना, लेकिन इस साल तो बहुत ज़्यादा डेथ हुई है। तो उसको दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें यहाँ से डेटा मिल सकता है कि एक्स्ट्रा कितनी डेथ हुई, वो हम मान सकते हैं वहाँ पे उसके अंदर कोविड के केसेस भी होंगे। तो ये एक बेटर मेथड है जो मोर्टेलिटी को टेस्ट करने का, चेक करने का, ठीक है जी। लेकिन इंडिया के अंदर क्या इशू है, जो पास डेटा है मोर्टेलिटी का ये इंडिया के पास है ही नहीं, इंडिया के पास है ही नहीं। तो हमने इतना है नहीं मतलब बहुत ही कम है, ठीक है, वो ऑथेंटिक नहीं है और प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो रूरल डेथ हो रही है वो तो यहाँ पे मिलती नहीं है, काउंट ही नहीं होती, ठीक है जी। अब ये मैंने आपको सारा सिस्टम समझा दिया है कि क्या इसके आर्टिकल के अंदर लिखा है। तो अभी देख लेते हैं क्यों नहीं कैप्चर कर रहे। एसिम्प्टोमेटिक है, टेस्टिंग है, रिलक्टेंस टू टेस्ट है, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट है ना, बहुत सारे जो नेगेटिव टेस्ट हैं गलत बताया जाता है, ठीक है जी। तो ये सारा इसके अंदर है, क्यों? क्योंकि डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर है वो भी एक करेक्ट नहीं है। तो मुझे ये बताना आप कमेंट करके, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट एंड फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, अभी न्यूज़ के अंदर थे, ठीक है। हम कोविड वाली क्लास के अंदर करेंगे जिसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीक के अंदर, मैंने बोला है आपको, वो क्लास होगी आपकी। मिसिंग डेथ केस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, पुअर डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, ये सारा। हाउ डू वी एस्टिमेट अंडर रिपोर्टिंग, तो वहाँ पे कैसे करते हैं, जैसे केसेस हैं हॉस्पिटलाइजेशन के, है ना। व्हाट रियली डिफाइंस एपिडेमिक, क्या डिफाइन करता है कि आप इन्फेक्शन को काउंट करो रेदर देन हॉस्पिटलाइजेशन को, तो ये भी हमने अभी किया, ठीक है। हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शन आर बीन कॉट बाय हेल्थ सिस्टम शोज सक्सेसफुल सर्विलेंस, कि अगर आपकी हाई जो अभी हमने बोला कि इन्फेक्शन को काउंट करो रेदर देन आप हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हो, उसके अंदर ज़्यादा लोगों को काउंट कर रहे हो। अगर जो भी कंट्री इसको इन्फेक्शन को ज़्यादा काउंट करती है वो उसकी कंट्री का ये एक हम बोल सकते हैं कि उसका बेटर सर्विलेंस सिस्टम है रेदर देन बाकी कंट्रीज़ के, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी मॉडल क्या बोलते हैं, अंडर रिपोर्टिंग है, इसके बारे में उन्होंने बोला है, ठीक है। जो भी नए केसेस हैं वो फर्स्ट वेव के अंदर जो एस्टिमेट लगाया है उन्होंने बोला उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर अंडर रिपोर्टिंग रहे। उसके बाद यहाँ से कैसे पता चलता है, सीरो सर्वे हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है जी। तो ये 6% है इंडिया कोविड इन्फेक्शन रिपोर्ट की गई हैं, तो ठीक है, यहाँ से पता चलता है हमें जो मिसिंग इन्फेक्शन हैं बहुत सारे केसेस हमारे
मॉर्टेलिटी डेटा हो गया। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन भी हमने अभी डिस्कस कर लिया। जैसे यूएस ने, मैंने बताया था अपने पास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन करो, यूएस ने ये काम किया है 22% एक्सेस डेथ इन 2020 एंड 72%। जो यूएस ने पास्ट डेटा से जब कंपेयर किया तो 2020 का उसका निकला कि 22% एक्सेस डेथ हुई हैं, ठीक है। और इन 22% से 72% अराउंड कोविड से रिलेटेड थी, ठीक है। इंडिया के अंदर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कम है ना, जो टेस्ट पॉजिटिव रेशियो है 25%। अभी हाँ, ये वाला पॉइंट देखो, इंडिया ने अभी आपने देखा होगा जो टेस्ट पॉजिटिव रेट है वो हमारा 25%, मतलब अगर 100 को आप टेस्ट कर रहे हो उसमें से 25 जो पॉजिटिव निकल रहे हैं, ठीक है। यूएस का है अराउंड 15%, ठीक है जी। पहले हमारा 10% के आसपास भी रहा है ना। तो अगर 10 तो, लेकिन अगर अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, मतलब आपने पहले 100 टेस्ट करते थे 10 निकलते थे, अब 100 करते हो 25, जबकि इसकी रेशो अगर यूएस के अंदर देखें, जब उसने 10 किए है ना, 10 पॉजिटिव निकल रहे थे तो यहाँ पे 100 था, अब उसके अगर 25 निकल रहे हैं तो उसने टोटल टेस्ट किए हैं 250। अगर 250 का 25 देखें तो 10% है ना, तो यहाँ पे 10% ही था यूएस का केस, है ना, तो वो नॉर्मल रहता है। तो अगर यहाँ पे इंडिया के अंदर यहाँ पे 10% पॉजिटिविटी रेट था, अब 25% है, तो इसका मतलब क्या है कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं, हम ऐसे बहुत से लोगों का टेस्ट नहीं कर रहे भाई। वहाँ से भी हमें जो मतलब बोलते हैं कि जिसके अंदर पॉजिटिव ना आए, है ना, वो भी तो नंबर ज़्यादा होना चाहिए। कंट्री का अगर आप देखोगे किसका सर्विलेंस और किसकी टेक्निक बेटर है, उसका पॉजिटिव रेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा या डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव रेट यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे आपका 25 केस आ रहे हैं पर 100, यहाँ पे थे 10 केसेस पर 100, तो यहाँ पे हमने टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे थे केसेस की परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे केसेस की परसेंटेज के हिसाब से तो हम कम कर रहे हैं, है ना। सिर्फ यहाँ पे अगर आप दूसरी लैंग्वेज में समझाऊँ तो अगर आपके 25 पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप इसके 4 गुना टेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे 10 पॉजिटिव आ रहे थे तो इसके 10 गुना टेस्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इट मीन्स कि अब हमारी जो टेस्टिंग भी कम है, अगर और करेंगे तो केसेस के अंदर और चेंजेस आएंगे। तो ये वही मैप के अंदर इन्होंने अपना पिक्चर के अंदर समझाया हुआ है। ऐसा ये वाला अपने पास इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना, जो वो लाइन आपको बताई वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ओके, अंडर रिपोर्टिंग डस, उसके बाद हाउ डस अंडर रिपोर्टिंग मैटर कैसे करती है, ठीक है जी। जितनी अंडर रिपोर्टिंग होगी, है ना, इट मीन्स कि मेडिकल सप्लाईज जो है आपकी वो भी एक लो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास अगर अंडर रिपोर्टिंग है, पहली बात तो अंडर रिपोर्टिंग का रीज़न क्या है, हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। दूसरी बात, अंडर रिपोर्ट अगर आपकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी उसका बेनिफिट क्या है, आप फोरकास्टिंग मॉडल, जैसे आपके हॉस्पिटल बेड कितने चाहिए, इंटेंसिव केयर सिस्टम कितना चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, इसका हिसाब मैटर लगा सकते हो आप, बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी जैसे रिसेंटली एकदम से इंडिया के अंदर केसेस राइज हो गए, है ना, तो हमारा हेल्थ सिस्टम भाई इतना था ही नहीं कि उसको संभाल पाता, ठीक है जी। देन इंफॉर्मेटिव डेटा हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोग पहले इम्पैक्ट हुए थे, एग्जैक्ट अभी कितने हैं, है ना, तो आप एक फ्यूचर की स्ट्रेटजी, जैसे वेव 3 के बारे में बात की थी हमने येस्टरडे, तो वेव 3 के बारे में भी आप कुछ स्ट्रेटजी प्रॉपर बना नहीं पाओगे, ठीक है जी। फाइनली एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, ये तो डिबेटेबल है ना। ऑफिशियल सिस्टम कैन फेल टू कैप्चर डिजीज्ड एंड डिसीज्ड बट फैमिलीज कैन नॉट, मतलब ये बोलता है कि भाई आपने अंडर रिपोर्टिंग की, आपने बहुत सारे डेथ के केसेस भी मिस कर दिए। वो बोलता है कि थोड़ा सा इमोशनल हो गया आर्टिकल के अंदर लास्ट में, कि जो फैमिलीज़ हैं, है ना भाई, जिनके जो रिलेटिव की डेथ हुई है वो कैसे भूल पाएंगी, है ना। तो ये उसने बोला है, लेकिन ये आपने पेपर 4 के अंदर लाइन यूज़ कर लेना अगर करनी है। सीटी स्कैन के बारे में बात की है। सीटी स्कैन के अंदर क्या है, सीटी स्कैन तो हमने देखा भाई, सीटी स्कैन के बारे में अभी बहुत सारे डॉक्टर्स ने, है ना, अभी एम्स के डॉक्टर की एक वीडियो भी आई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई सीटी स्कैन ऐसा नहीं कोई हर एक चला जाए सीटी स्कैन करवाने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन बॉडी के अंदर जाती हैं और उससे कैंसर के चांसेस हैं। यही बोला गया है इस आर्टिकल के अंदर कि भाई आपको सीटी स्कैन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो यहाँ पे एक डेटा बताया गया है, डेटा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। वो बोलता है जो RT-PCR हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, RT-PCR, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये मिस करता है 30% केसेस, 30% केसेस को मिस कर जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सीटी स्कैन जो है, अगर जो RT-PCR के केसेस हैं वो सीटी स्कैन के बाद वहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे सीटी स्कैन करता है 88% डायग्नोज करता है। 88% जो RT-PCR ने पॉजिटिव बताए हैं उनके अंदर 88% को ये बोलता है कि हाँ ये वाले इनको जो कोविड है, ठीक है जी, मतलब लंग के अंदर इन्फेक्शन बताता है बेसिकली, कोविड का तो क्या, ठीक है।
अब यहाँ पे आगे बोलता है कि इट मीन्स कि जो इसका डायग्नोसिस का रेट है सीटी स्कैन का वो है अराउंड 62%। अब ये 62 कहाँ से आया? अब सपोज करो 100 केस हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 केस गए टेस्ट होने, ठीक है, जो पॉजिटिव थे हम बोल लेते हैं। RT-PCR ने बोला कि भाई 70 इसमें से उसने डिटेक्ट कर लिए, 30% मिस कर गया, है ना, यही हुए। अब इन 70 में से अगर हम बोलें जो RT-PCR ने डिटेक्ट किए सीटी स्कैन के लिए भेजें तो 88% उनका डायग्नोस बताता है। सीटी स्कैन इनका 88% बताता है कि 70 में से 88% के अंदर डिटेक्ट कर लेगा इन्फेक्शन। तो ये अगर 70 से 88 का अगर देखें हम, अगर 70 से है ना 88, तो यहाँ पे अगर आप 100 से करोगे तो अराउंड 62% आता है। तो यही है इसका डायग्नोसिस रेट 62%। तो अगर हम देखें तो ये RT-PCR बेटर है एज़ कम्पेयर टू सीटी स्कैन, ठीक है जी। दूसरा वो बोलता है बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट है ना, वो क्या करते हैं टैग कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को बता देते हैं तुझे कोविड है, लेकिन उनको होता नहीं है, ठीक है, एक्चुअल के अंदर। तो अराउंड 20% केसेस ऐसे देखे गए यहाँ पे मिस लेबल्ड कर दिया गया कि 20% केसेस के अंदर भी तुम्हें कोविड है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो गया। ये ऐसे केस भी आया था अभी 4-5 साल पहले की बात है कि कोई बंदा था, उसने दुबई जाना था, तो उसने टेस्ट वगैरह मेडिकल चेकअप करवाया अपना, मुंबई में आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुंबई के अंदर ही था केस, महाराष्ट्र के अंदर। तो उसने टेस्ट करवाया तो उसका उन्होंने बोला कि तुझे एड्स है, ठीक है। अब वो 5-7 साल वो डिप्रेशन के अंदर चला गया बंदा, वहाँ पे बाहर भी फॉरेन भी नहीं गया वो, ठीक है जी। अब उसके बाद जब 5-7 साल बाद उसको पता चला यार ये तो वो रिपोर्ट ही गलत थी, तो उसके बाद उसने उसके ऊपर केस किया, ठीक है। तो ये आप देखो कितना डिप्रेशन हुआ, उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई उस चक्कर में, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब वो बोलता है कि भाई सीटी स्कैन जो है आपका, इसका रिस्क है, ये ऐसे नहीं है कोई मतलब आप चले गए मनोरंजन के लिए, है ना, क्यों यहाँ पे रेडिएशन आती है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे रिस्क है कैंसर का। रिस्क क्या है इसके अंदर बोला गया, इसके अंदर बोला गया 0.4% जो केसेस हैं कैंसर के US के अंदर, ठीक है जी, वो उसके जो 0.4% है जो कैंसर के केसेस हैं वो अपना सीटी स्कैन से रिलेटेड है, ऐसा उन्होंने डेटा दिया, ठीक है। दूसरा वो रिस्क बोलता है कि ऐसा नहीं कि यहीं पे लोगों को, टेक्नीशियन को भी बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि बार बार सीटी स्कैन करना है ना, बार बार सीटी स्कैन करना। तीसरी बात, अब वहाँ पे AC वगैरह लगा हुआ है, बंद होता है, तो यहाँ पे कोविड के और चांसेस हैं कि जैसे बार बार लोग सीटी स्कैन करवाने जाते हैं कि लोगों दूसरे लोगों को फैले। तो ये सारा सीटी स्कैन का हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब आगे बात कर लेते हैं। तो वो बोलता है सोल्यूशन क्या है, वो बोलता है कि भाई आप पहले 2 बार RT-PCR करवाओ, 2 बार अगर नेगेटिव आता है, ठीक है, और फिर भी उसके बाद लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, तब आप सीटी स्कैन के लिए जाओ, ठीक है। दूसरी बात वो बोलता है कि हॉस्पिटल के अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, मतलब हॉस्पिटल के अंदर गए वहाँ से इन्फेक्शन होगी, तो वहाँ पे लंग के अंदर इशू है, तब भी आप सीटी स्कैन के लिए रेफ़र कर सकते हो, ठीक है जी। तो बोलता है सीटी स्कैन जो है बेसिकली ये एक ऐसा नॉर्मल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर आपको बोलना चाहिए पेशेंट को कि आप सीटी स्कैन करवाओ। अब बात करते हैं कि ये हमारे पास इसका बेनिफिट क्या है इस आर्टिकल का हमारे लिए। आर्टिकल का बेनिफिट यहाँ पे है कि जब आपको पेपर 4 के अंदर, है ना, एथिक्स इन मेडिकल साइंस या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको, है ना, कि जैसे बहुत सारे केसेस अभी हैं कोविड-19 के अंदर, आपको पता है फर्स्ट वेव के अंदर ऐसे ही बोल दिया गया है भाई तुझे कोविड है, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, कितना कितना पैसा लेके। ये भी केसेस है कि जो डेथ होती है वहाँ पे किडनी वगैरह की, है ना, वो भी सारा केसेस है। तो वहाँ पे जो एथिक्स है ना डॉक्टर के, वो थोड़े से उसके ऊपर इशू जो बात उठती है, वहाँ पे आपका ये भी आ जाएगा कि पर्सनल बेनिफिट के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा डॉक्टर कई बार सीटी स्कैन बोल देते हैं, वो क्योंकि वो लैब वालों से जो भी है वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट से बात हुई होती है सीधी, उनको शेयर मिलता है प्रॉपर वहाँ से, ठीक है। तो ये हमने ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर ये काम सारे चलते हैं, वहाँ पे आपका ये यूज़ हो जाएगा। तो वो बोलता है यहाँ पे देखो आर्टिकल के अंदर बोलता है 3 रीज़न है कि हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक तो डायग्नोसिस है ना, व्हाट इज़ द डिजीज़, के भी डिजीज़ के बारे में पता करना। इटियोग्नोसिस के अंदर क्या होता है, व्हाट कॉज अ डिजीज़, के डिजीज़ का रीज़न क्या है। प्रोग्नोसिस है ना, कि डिजीज़ कैसे इवॉल्व होगी और उसके बाद उसका इलाज वगैरह ट्रीटमेंट हम करते हैं उसके हिसाब से।
ठीक है जी, प्रोग्नोसिस बनाया जाता है प्रॉपर डॉक्टर द्वारा, ठीक है जी। अब ये चीज़ें, तो ये स्टडी हुई थी कॉचरेन, ठीक है जी। अब इन्होंने स्टडी की थी एक्यूरेसी की, जो मैंने अभी बताई आपको, कोविड के अंदर 88% जो इंडिविजुअल है, 30% RT-PCR आपका मिस करता है, एंड 62% अराउंड जो उसकी इफेक्टिवनेस रहती है CT स्कैन की, जो डायग्नोस करते हैं। आगे बात कर लेते हैं मिस लेबल, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा डॉक्टर आपका मिस लेबल करते हैं, मैंने ये भी बता दिया कि 20% जो केसेस हैं वो मिस लेबलिंग रहती है उसके अंदर, ठीक है जी। अब इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। रिस्क क्या है ये भी हमने पढ़ लिया, 0.4% कैंसर के, ठीक है। ये अपना कोविड जो US के अंदर है ये एट्रीब्यूट करते हैं रेडिएशन को। उसके बाद बात करते हैं कि फर्दर स्पेकुलेट, अगर हम बात करें जैसे करंट एस्टिमेट है ना, करंट एस्टिमेट क्या बोलता है कि जो रेंज है वो 1.5 से 2% है, मतलब 0.4% तो आपका है, लेकिन जो करंट एस्टिमेट रेंज है वो 1.5 से 2%, मतलब और ज़्यादा आपका CT स्कैन के कंटेक्स्ट के अंदर हो सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है, यहाँ पे रिकमेंड है CT स्कैन, ठीक है। कहाँ पे, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट वगैरह बनता हो या 2 RT-PCR आप पहले करवाओ, अगर उसके अंदर कुछ नहीं आता फिर आप फर्दर बोलो कि ठीक है आप वहाँ पे टेस्ट करवा लो। आगे बात करते हैं वर्ड्स फॉर टैकलिंग कोरोना वायरस। ये अपना केस स्टडी आप समझो, ये केस स्टडी है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी फॉर्म करते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी के ऊपर ध्यान दें, या फिर वो अपना बहुत ज़्यादा है ना कि भी पैसा वगैरह दे के ऐसे इलेक्शन करवाएं, या जो भी इलीगल मेथड्स हैं उसके थ्रू, है ना, या उसके थ्रू वोटिंग करवाएं, तो स्कोप क्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है हमें, ठीक है जी। कि वो अगर बोले कि जो मेनली जो जैसे मान लो सोशल इश्यूज़ है, सोशल इशू का फोकस इलेक्शन के अंदर ख़त्म हो चुका है, ब्रांडिंग का ज़्यादा चल पड़ा है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल अपनी कोट करना है कि जैसे केरला के अंदर जो मेनली पेंडेमिक के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा, ठीक है। पेंडेमिक के अंदर उन्होंने बोला कि जैसे बहुत सारे लोग थे, अब केरला की एग्जांपल मानी जाती है जो फर्स्ट वेव के अंदर, कि इन्होंने जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको इन्वॉल्व किया, ठीक है जी। उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूट किए, किट्स वगैरह, फूड ग्रेन दिए, है ना। उसके कंटेक्स्ट के अंदर इनकी जो इलेक्शन का रिजल्ट भी उसी हिसाब से आया है, ठीक है। लोक नीति CSDS ने बोला है पोल सर्वे के अंदर 94% लोगों को जब सर्वे किया तो उन्होंने बोला कि हमें बेनिफिट मिला है, ठीक है। 11% लोगों ने थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन बताई है इसके अंदर, ठीक है। 72% रेट स्टेप्स गुड, तो आप यहाँ पे एक डेटा यूज़ कर लेना, ये वाला यूज़ कर लेना और ये वाला 11% वाला यूज़ कर लेना, 2 डेटा आपके लिए बहुत है। उसके बाद माइग्रेशन, तो फिर अब जैसे मान लो बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट के अंदर भी, गल्फ रीजन के अंदर ये लोग गए हुए थे, तो पहले तो उन्होंने पैसा भेजा इनको, ठीक है जी। दूसरी बात, वहाँ पे क्या किया उन्होंने जो बहुत सारे लोग इधर रहे थे केरला के अंदर, लेकिन वो गल्फ रीजन के अंदर जा नहीं पाए, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प की गई, ठीक है जी। तो ये केरला गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव स्टेप था। तो अगर आपको कोविड टैकल करना है उसके अंदर आया, तो वहाँ पे भी अगर दूसरी टाइप का क्वेश्चन आया इलेक्शन के अंदर, कि इलेक्शन के अंदर जो सोशल इश्यूज़ हैं उसके अंदर क्या उसका डोमिनेंस रहता है, तो आप केरला के एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है जी। वन हेल्थ अप्रोच के बारे में बात की गई, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो एनवायरनमेंट, एनिमल और ह्यूमन, ये तीनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ से इशू हो जाएगा। इसको बोलते हैं वन हेल्थ, है ना। तो इसको तीनों को मिला के बोलते हैं वन हेल्थ कंसेप्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे जूनोटिक डिजीज बोलते हैं एनिमल से ह्यूमन, है ना, ये हो। एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है एंथ्रोपोजूनोटिक। एंथ्रोपोजूनोटिक क्या था, यहाँ से ह्यूमन टू एनिमल डिजीज ट्रांसफर हो। तो बहुत सारी डिजीज़ का नाम लिया गया, जैसे निपा वायरस है, इबोला, सार्स है, मर्स है ना, एवियन इन्फ्लुएंजा, तो हमने इबोला तो अभी कर लिया है ऑलरेडी, तो ये विद द टाइम ये वाली भी डिजीज़ हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी डिजीज़ हमें क्या शो करती हैं कि भाई आपका एनवायरनमेंट, एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, ये तीनों के बीच में एक प्रॉपर लिंक है, ठीक है जी। तो ये हमें पता चलता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज़ फ्रेमवर्क, ठीक है, कि इंडिया वन हेल्थ फ्रेमवर्क है उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। हमने ये ऑलरेडी पहले वन हेल्थ का कंसेप्ट पढ़ा था, अब इंडिया का इंडेक्स ले लेते हैं। FAO, ठीक है, ये इन्वॉल्व है। OIE, ठीक है, जो एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। WHO, UNEP, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक भी इसके अंदर हेल्प करता है। तो ये तीन तो हमने वन हेल्थ कंसेप्ट के अंदर पढ़े थे, ये 2 इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर हमने और पढ़ने हैं।
तो ये हमारा प्री का सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं इंडिया का एफर्ट। तो इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पे बहुत सारी जो इंडिया ने एफर्ट किए हैं, जैसे इंडिया एस्टेब्लिश नेशनल स्टैंडिंग कमेटी 1980s, ठीक है जी, जूनोटिक डिजीज़ के ऊपर। उसके बाद हमने सेंटर फॉर वन हेल्थ एट नागपुर बनाया। तो ये आप अगर स्टेट का एग्ज़ाम देते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। देन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है जी, यहाँ पे भी इन्होंने स्कीम लॉन्च की जिसके अंदर फंडिंग है 60-40। तो प्रॉपर सेंटर की स्कीम, मतलब ऐसा नहीं कि सारे का सारा पैसा सेंटर देगी। इसके अंदर 90-10 हम पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट एंड देन 100% यूटी, इसके लिए फंड दिया गया। नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ने स्टार्ट किया, जो फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड ब्रुसेलोसिस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारा स्टेप, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम यूपीएससी के लिए। तो इसको हम प्री के अंदर जो दूसरी जो डीएनडी की क्लासेस होती हैं उसके अंदर डिजीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। अब WHO ने एस्टिमेट किया कि रेबीज़, अगेन है ना, पहले तो आपने ये इसके अंदर जो नाम है वो याद रखना। आपसे ऐसे भी एग्जांपल पूछी जा सकती है, जूनोटिक डिजीज़ कौन कौन सी है। कोविड भी अपना जूनोटिक डिजीज़ है ना। तो 97% जो ह्यूमन इंडिया के अंदर अगर रेबीज़ के केस देखे वो डॉग से रिलेटेड है। तो अब इसके लिए भी प्लान बनाया गया, नेशनल एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेटिंग डॉग रेबीज़। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी वैक्सीनेट किया गया डॉग्स को, तो डॉग्स की वैक्सीनेशन की गई है, ठीक है जी। उसके बाद नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी। वो बोलता है कि अगर आप कोविड-19 जैसे हमारा आया तो हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनिमल की हेल्थ अगर ख़राब होती है उसको भी हमने जो भी वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट करनी है और ह्यूमन की करनी है। अगर तीनों को आप करोगे तो आपका वन हेल्थ कंसेप्ट पे ऊपर हम भी वर्ल्ड को फोकस करना पड़ेगा। पहले तो सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर फोकस करते थे, दूसरी दो को नहीं, लेकिन अभी तीनों को अगर फोकस करोगे तो एक दूसरे के बैरियर के अंदर ये को एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि डिजीज़ ज़्यादा फैले फिर, ठीक है जी। यही एक सोल्यूशन है। अदरवाइज़ जो कोविड की तरह जितने भी पेंडेमिक हैं और बहुत ज़्यादा फ्यूचर के अंदर आएंगे, ठीक है, ये इसके अंदर बोला गया, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो एनिमल हेल्थ है, डिजीज सर्विलेंस है, उसको थोड़ा सा आपने और अपना अच्छा करना है ना, कंसोलिडेट करना है, ये इसके अंदर बताया गया। वही बात बोली है जो मैंने ऑलरेडी बताई है कोविड-19 के रिलेटेड, ठीक है। न्यूक्लियर चैलेंज के बारे में बात की है। न्यूक्लियर चैलेंज यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के बारे में बात की गई। हमें पता है कि नॉर्थ कोरिया आपका मिसाइल प्रोग्राम बहुत लगाता है ना। ये आप देखो, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है एक ऐसी चीज़ है, जैसे छोटी सी कंट्री है, ये छोटी सी कंट्री भी इतना यूएस के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। क्यों भाई? न्यूक्लियर मटेरियल है, उसको नुकसान बहुत होगा, है ना। जैसे मरता क्या नहीं करता बोलते हैं ना भाई, नॉर्थ कोरिया अब लास्ट में तो क्या करेगा, लास्ट में फिर न्यूक्लियर अटैक ही करेगा। तो इसीलिए इस कंट्री के साथ डील करने की बात करते हैं, तो यूएस ने बहुत बार डील करने की कोशिश की, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया के अंदर इसको चाइना भी सपोर्ट कर देता है ना। तो बेसिकली वही इशू रहता है आपका, एक साइड पे रशिया चाइना है ना, थोड़ा सा दूसरी साइड पे जो यूएस है, जो इसको डोमिनेट करने नहीं देता नॉर्थ कोरिया को, ठीक है जी। वही इसके अंदर बताया गया कि अब अमेरिका की क्या जो फ्यूचर रहेगा इसके अंदर डील करने। जैसे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे बोला गया कि इसने फ्रेमवर्क जो साइन किया था, ठीक है, कि भाई इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम को हाल्ट किया जाए। उसके बाद ओबामा आया, ओबामा ने भी टास्क की इसके साथ, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद फिर वही नॉर्थ कोरियन सैटेलाइट लॉन्च कर, सारा काम कोलैप्स हो गया। ट्रंप आया, ट्रंप ने मीटिंग की, आपने पता है किम जोंग के साथ मीटिंग भी बहुत टाइम न्यूज़ के अंदर भी रहा था, ठीक है। तो इन थ्योरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नॉर्थ कोरिया को एग्री कर लिया कि आप कंप्लीटाइजेशन करो, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे यूएस सैंक्शन लगाता है, हमने पढ़ा है कार्सा के अंदर भी इसका नाम है। तो अब यूएस सैंक्शन लगाता है, इकोनॉमिक सैंक्शन एक ऐसी चीज़ है, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं वो इसके आगे घुटने टेक देती हैं, भाई ये वाला जो चीज़ है हमारी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी। अभी आप देखोगे आगे बाइडन ने क्या किया, नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट किया, तो अब कहता है बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि भाई हम उसके ऊपर अटैक कर दें, उसको ख़त्म कर दें। एक सोल्यूशन है, वो आप बात करोगे तभी ये काम होगा। तो अभी जो उन्होंने ये साइन भी दिया है कि जो नॉर्थ कोरिया वहाँ पे बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इसलिए वो टॉक करने के लिए तैयार हैं। तो अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कुछ, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांजिएंट टाइप, इसमें ये बोला गया कि ऐसा ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 लाइनें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जीएसटी है, जीएसटी के बारे में हमने पढ़ लिया, जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ लिया, जीएसटी कंपनसेशन के बारे में पढ़ लिया, टैक्स के डिफरेंट टाइप कौन से सब्ज्यूम हुए कौन से नहीं, वो हमने पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पे ये बोला है कि रेवेन्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है, अभी रिसेंटली। क्यों इंक्रीज़ हुई थी? एक तो लोगों के अंदर लॉकडाउन का फियर था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर परचेज़ कर लिया। दूसरा, जो बहुत फर्म्स थी, है ना, जो
क्लोजिंग एनुअल अकाउंट थे उसके अंदर वहाँ से पैसा इंक्रीज हुआ। ठीक है जी। तीसरा, ग्रेजुअल टाइटनिंग ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा जो लोग पैसा नहीं देते थे ना, थोड़ा बहुत इवेड करते थे, उसके ऊपर भी टाइटन किया क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था। कंसर्न क्या है कि अभी जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इतनी है नहीं, लेकिन अभी जो लॉकडाउन दोबारा लगना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे डिमांड वीक होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जैसे टू व्हीलर्स हैं, ठीक है, सर यहाँ पे इसकी भी सेल कम हो गई है क्योंकि देखो टू व्हीलर की अगर डेटा की बात करें तो ये ज़्यादा रूरल एरिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है। अंदर जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे रूरल अंदर अपना पैसा कम था। ठीक है, अब पैसा कम था तो यहाँ पे बहुत सारा जो इसकी इकॉनमी है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती थी, मतलब ग्रोथ इसकी टू व्हीलर की, तो इसलिए वो टू व्हीलर की हमारी डिमांड भी कम हो गई थी। ठीक है जी। उसके बाद जीएसटी ई वे बिल, ये भी हमने पढ़ लिया है ना, इसका भी कम हो गया। अब ये बताना मुझे कमेंट के अंदर, पढ़ा हुआ है इसलिए मेरा। ठीक है जी, तो ये भी कम हुए। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर, ठीक है, ग्रोथ ये भी कम हुई है। तो ये सारे एविडेंस हैं। ठीक है, शॉर्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर, पैंडेमिक सर्ज के कारण, ये सारे एविडेंस हैं कि हमारी जो अपना फ्यूचर के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर जीएसटी हमारा कम आएगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, पहले कहता है जीएसटी काउंसिल जो लाओ थी, दूसरा फ्यूल को जीएसटी के अंदर लेके आओ, अब एक ही रह गया था रेवेन्यू, वो भी अब ये इसके अंदर बोल रहा है कि इसके अंदर लेके आओ। ठीक है जी। जो भी जीएसटी कंपनसेशन हमने पहले देखा था कि भाई स्टेट बोलती है दो, वो बोलते हैं हमारे पास है नहीं, तो ये बोलता है जो भी शॉर्टफॉल है कंपनसेशन वो जल्दी सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर वही फेडरल इशू आ जाएगा, है ना, स्टेट और सेंटर के बीच में इशू आ जाएगा दोबारा, तो उसको आप बचा सकते हो तो बचा लो। ठीक है जी। फॉरेन पॉलिसी का कोविड के ऊपर देखते हैं इम्पैक्ट, सेकंड वेव आई है, कोविड-19 था। ठीक है, अब ये देखो कोई कंट्री है जैसे इंडिया, मान लो इंडिया के अंदर कोविड का इम्पैक्ट हुआ तो हम विश्व गुरु थे ऐसा, है ना, तो हमारा एक पॉलिसी रहती थी कि हम नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको पैसा देते हैं। ठीक है जी, उनको हेल्प करते हैं किसी न किसी मेथड से, है ना, उसके कंटेक्ट के अंदर, इसीलिए वो हमारे साथ हमें एक बिग ब्रदर की इमेज भी बन गई थी। वो बाय फोर्स दूसरी कंट्री को मनाता था, जैसे लोन दे दिया उसके बाद उसको पता है इसको लोन चुकाने जाना, जैसे अपना पाकिस्तान है ना, उसके बाद श्रीलंका वगैरह, तो यहाँ पे म्यांमार के अंदर भी कुछ ना कुछ कर रहा है, तो ये इसका ये मेथड है, तो ये उनको अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों के अंदर वॉर है, वॉर इन द सेंस के जो इनविजिबल वॉर बोल सकते हैं हम इसको, तो साउथ एशिया के अंदर डोमिनेंस की। लेकिन अभी इंडिया के अंदर कोविड आ गया, कोविड के कारण इंडिया का जो एक इमेज थी उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, डिटोरिएट टाइप हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, वो पोटेंशियल कि पहले बहुत सारी कंट्री बोलती थी इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है चाइना को काउंटर करने के, लेकिन अभी हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी डिफरेंट कंट्री हेल्प करने के लिए आ गई। उसके अंदर यूएस ने पहले रिलेक्टेंट था, अभी यूएस भी मान गया, तो उसके बाद चाइना भी, पाकिस्तान भी बताओ बोल रहे हैं हम ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंट्री इंडिया को हेल्प, अभी बांग्लादेश ने। ठीक है जी, तो इट मीन्स के यहाँ पे अब जो बेनिफिट हुआ है इस कंटेक्स्ट के अंदर वो हुआ है चाइना को, कि चाइना का राइज हुआ है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है जी, तो ये है क्योंकि पहले खुद कैपेबल होना पड़ता है तभी बाकी कंट्री इज्जत करती हैं। तो दूसरा जैसे यूएस है, अब यूएस के भी फ्यूचर के अंदर इंडिया को बात माननी पड़ेगी क्योंकि इंडिया की डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर भी बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है ऐसा पूरा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज ना हो, लेकिन कुछ हद तक हो सकता है क्योंकि यूएस ने पहले मना कर दिया था हमें हेल्प करने के लिए, बाद में वो अब माना थोड़ा सा। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये भी पता चलता है हमारा कौन फ्रेंड है कौन नहीं, तो बोलता है चाइना ने भी हेल्प करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसके अंदर बताया गया। ठीक है, रीजनल प्राइमेसी, जो ट्रेडिशनल प्राइमेसी थी इंडिया है, वो इसके ऊपर डिपेंड थी, मटेरियल एड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो हम सपोर्टिंग कंट्री के ऊपर रखते थे, लेकिन वो अभी डिक्लाइन हो चुका है। क्यों डिक्लाइन हो चुका है? क्योंकि और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। साउथ एशियन स्टेट्स लाइकली टू बोर्ड, तो अब साउथ एशियन जो चाइना की तरफ ज़्यादा जाएंगी। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर है ना, कहता है कि जो चाइना हमारे पास है तो वहाँ पे हमारा इतना डोमिनेंस नहीं, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमारा डोमिनेंस थोड़ा सा है क्योंकि क्वाड है वहाँ पे। लेकिन फ्यूचर के अंदर बोलता है कि इंडिया का इकोनॉमी के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ चुका है कि अब ये क्वाड के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करेगा, रिलक्टेंट थोड़ा सा रहेगा, इसलिए ये भी एक थोड़ा सा देखने वाली बात होगी इंडिया क्या करता है। इम्पैक्ट ऑन कोविड-19 ऑन फॉरेन पॉलिसी, है ना, अब जैसे मान लो मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर पहले हम बहुत ध्यान देते थे, अब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान आ गया, तो हम हो सकता है अभी मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर कम ध्यान दें। ठीक है जी, वो भी कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंस हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं, रशिया से, वो भी हमारा थोड़ा सा डिक्लाइन कर जाएगा। रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, क्यों? यही कारण है इसका।
ठीक है, चाइना को एडवांटेज मिलेगी, चाइना लीडिंग पावर बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। चाइना बहुत सारी जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है इसी के कारण, ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर क्या होगा, इकोनॉमिक्स डिस्ट्रेस, ठीक है, फॉल इन फॉरेन एफडीआई ये भी होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब राइज करेगा। तो हमारा जो रीजनल एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों के अंदर इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। इंडिया चाइना इक्वेशन compete, इंडिया चाइना के लिए वैक्सीन के अंदर वैक्सीन से compete कर रहा था कि हम अपनी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये काम हो गया कि इंडिया को चाइना से भी हेल्प लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसलिए चाइना जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट है आफ्टर पेंडेमिक, तो पहले क्रिएट किया बाद में देखो इमर्ज हो गया। फ्यूचर क्या, हमें एटलीस्ट अपने पेंडेमिक का पता लग गया, जैसे यूएस ने पहले थोड़ा सा हेजिटेंट था, मॉस्को भी हमारी हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान भी, चाइना भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्यूचर के अंदर ये हेल्प मिल सकती है। आर्गुमेंट इज नॉट दैट दीज विल लीड फंडामेंटल चेंज, तो ऐसा नहीं है कि भाई जो भी हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज आएगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट सा उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। स्ट्रेटजिक इकोनॉमी क्या है, फाइनली पेंडेमिक बी वेरी वेरी लीस्ट इनडायरेक्टली एटलीस्ट बेसिकली फॉरेन पॉलिसी मेंटेनिंग स्ट्रेटजिक इकोनॉमी, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। यही मैंने जैसे मिलिट्री रिलेशन है यूएस से, तो हमें यूएस को फ्यूचर के अंदर जो डिमांड है उनकी, तो रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी भी है इसके अंदर, ठीक है जी। क्यों, न्यू थिंकिंग है, जैसे मान लो सार्क बड़ा, बिम्स्टेक भी बड़ा है ना, तो सार्क के अंदर अगर हम देखें, बजाय कि पहले जो हमारी पॉलिसी रहती है सार्क को थोड़ा सा हम दूरी रखते थे, लेकिन अब थोड़ा सा इंक्रीज करने लगे, तो सार्क की पॉलिसी जो है, सार्क के कंटेक्स्ट के अंदर हम कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा जो रीजनल हेल्थ है ना, जैसे मान लो बहुत सारे आपके जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कंट्रीज़ के अंदर जो भी डील होती है वो बेसिकली आम डील के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन यहाँ पे जो एक दूसरे इश्यूज हैं जैसे एनवायरमेंटल इशू है डिप्लोमेसी के अंदर, उसके बाद रीजनल कनेक्टिविटी, देन अपना हेल्थ इमरजेंसी, ये सारे इशू एक नए इशू हैं जो एक नई अपॉर्चुनिटी है कि बाकी कंट्री के साथ हम इसके अंदर जो भी डील करें ताकि एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, सो दैट के बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिले। लाइवलीहुड के बारे में बात कर लेते हैं, इशू ऑफ लाइवलीहुड, लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड। आपने देखा बहुत सारा अभी रिसेंटली जो बहुत सारी लेबर है ना, बहुत सारे वर्कर्स हैं शहरी एरिया से जो सिटी से अपना रूरल एरिया के अंदर गए, उसके बाद ये हो गया एक। दूसरी बात, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस भी रहा है ना, डिस्ट्रेस कैसे रहा कि भाई अपना जितना भी ये क्या बोलते हैं इसको, जो अर्बन एरिया के अंदर जितनी फैक्ट्रीज हैं, है ना, फैक्ट्रीज हैं, अब लेबर को एज ए चीप सोर्स, मतलब चीप प्राइस के ऊपर यूज़ किया है, चीप सैलरी के ऊपर, है ना, थोड़ा सा आपने वेजेस कम दी, है ना। क्यों कम दी, भाई लेबर अब फ्री बैठी है, अब लेबर को लगता है यार कहीं ना कहीं तो काम मिले, तो उन्होंने अपना जो प्राइस जो प्रोडक्ट का है कम कर लिया, इस लेबर को यूज़ किया है, उसी के कंटेक्स्ट के अंदर है। लेकिन ये आर्टिकल ये बोलता है भाई लेबर के लिए लेकिन प्रोटेक्शन नहीं है, आप सब कुछ दे रहे हो, वर्कर्स जो हैं सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, आपको जो प्रोड्यूस भी करके दे रहे हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर, वेजेस भी कम ले रहे हैं, उसके बाद आप उनको कुछ दे भी नहीं रहे, ठीक है, ये इसके अंदर बोला गया है। बहुत सारी जॉब लॉसेस हुई हैं, ठीक है, अकोमोडेशन ये भी सारा उसके अंदर हुआ। उसके बाद माइग्रेंट ऑलरेडी बिगन जर्नी, तो ये अभी माइग्रेंट जो इसकी तरफ जाने लगे हैं, लेकिन जो एमजी नरेगा स्कीम है उसके अंदर भी इनको कुछ ऐसा बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ देयर लाइवलीहुड, जॉब्स, है ना, ये सारा खत्म हो चुका। देन लेकिन पॉलिसी मेकिंग जो है उसके अंदर उनको कोई भी बारे में भी कुछ हो भी रहा, ठीक है, ये इशू है। नो अटेम्प्ट टू हैव ऑफिशियल एस्टिमेट, कोई किसी एस्टिमेट नहीं लगाया कितने माइग्रेंट गए हैं कितने नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे और बताया गया फ्री राशन, जैसे 5 kg सील वगैरह, है ना, 80 करोड़ फैमिलीज़ को दिया गया, लेकिन वो इतना भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने पैसा भी तो देना, जैसे आप थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ में लोगों को पैसा दिया है, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसा दिया गया नहीं, थोड़ा बहुत दिया है, ठीक है। हमने पहले जो फर्स्ट वेव के अंदर क्वेश्चन फॉर द स्टेट के लिए ना कि गई आपने कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, उससे आप कोरोना को सेव कर लोगे, क्या उससे सेव हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि आपने क्या इससे जो माइग्रेंट है उनको लाइवलीहुड मिल जाएगा, ये सारे क्वेश्चन हैं जो अभी अनआंसर्ड है। अर्बन एरिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रूरल माइग्रेंट, ठीक है, वो बेनिफिट करते हैं अर्बन इकोनॉमी थ्रू चीप लेबर, ठीक है, ये मैंने अभी स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया। नो लेबर सेफ गार्ड, लेकिन सेफ गार्ड नहीं है इनके लिए,
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, उसने लीगल स्टेटस दिया। उसके बाद अपना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड। तो अभी किसी ने 2-3 बार बोला था कि आप लेबर कोड वगैरह करवाओ सर। कोड ऑन वेजेस तो हमने ऑलरेडी उसमें से एक कर लिया, दूसरा आज अभी कर लेंगे, ठीक है, ताकि 2 हो गए, उसके बाद एक एक करके और बाकी भी कवर कर लेंगे। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन क्या है, मतलब बेसिकली जो काम करते हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बार आपको पता है कि बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, है ना, जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, सिलिकॉन, यहाँ पे बहुत सारे क्वायरिंग के अंदर काम करते हैं, उनको डिजीज़ होती रहती है। तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर रखना बहुत ज़रूरी है। तो 13 लेबर लॉस थे, उसको रिप्लेस करके अपना बनाए, ये अप्लाई होगा। एस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर एटलीस्ट 10 वर्कर होंगे, ये प्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो आपने काम करना है इसके अंदर। दूसरा, डॉक्स एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग आउट हजार्डस एक्टिविटीज़, जो हजार्डस एक्टिविटी है उनके अंदर भी अप्लाई होगा, इंपॉर्टेंट है। स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वो भी रखेंगे इसके अंदर, ये वाला और ये हजार्डस वाला, 2 पॉइंट आप याद रखना। ओके, अब यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन दी गई, क्या होता है। एनी प्लेस विद द 10 और मोर वर्कर्स, एस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे। मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क, प्लांटेशन विद और मोर वर्कर्स, तो ये भी उसके अंदर आएगा। माइन और पोर्ट, विसिनिटी ऑफ पोर्ट, ये भी सारा उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट क्या आता है, ये उन्होंने ऑफिशियल अपना वहाँ पे ही हुआ। इवन आपका फैक्ट्री मोर देन 10, आई थिंक फैक्ट्री की डेफिनेशन की है, एक्सपेंड कर दिया 20 वर्कर्स को, ठीक है। फॉर प्रोमाइसेस वेयर द वर्क प्रोसेस यूज, मतलब जहाँ पे फैक्ट्री के अंदर पावर यूज होगी वहाँ पे 20 वर्कर्स से ज़्यादा, और जहाँ पे पावर नहीं यूज होगी वहाँ पे 40 बोलेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड बना दिए गए, ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये एडवाइज करेंगे नेशनल और स्टेट को, ठीक है, कि जो भी मान लो स्टैंडर्ड रूल्स हैं कोड के अंदर बढ़ाने हैं, कम करने हैं, जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन, उसके अंदर ये एडवाइस करनी जरूरी है, वो करेंगे। तीसरा, पहले डिफरेंट लाइसेंस होते थे, अब इन्होंने यहाँ पे कर दिया 1 रजिस्ट्रेशन 1 लाइसेंस 1 टैक्स रिटर्न, ये सारा होगा, ठीक है जी। तो 1 सिस्टम कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे इनको भी एक लेटर अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा, तो यहाँ से इसे रजिस्टर हो जाएगा, तो इसमें फॉर्मलाइजेशन हो गई है ना। इनफॉर्मल इकॉनमी के अंदर वो सो बाहर निकल के वो फॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर, तो जो एम्प्लॉयर है उसकी क्या ड्यूटी है, पहले तो जो भी वर्क प्लेस है उसको फ्री फ्रॉम हजार्ड रखे कि कोई वहाँ पे डिजीज़ ना हो। दूसरा, एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन करे। तीसरा, एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस हुआ तो वो रेलिवेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ हैं। राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉय की क्या, भाई अपनी सेहत का ध्यान रखे, इतनी तो उसकी ड्यूटी है ना। उसके बाद जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है, जैसे हेलमेट डालना है ना कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो भी उसको पूरा करना पड़ेगा। आपने बहुत सारे देखा होगा कि हेलमेट डालते नहीं है, ऊपर से छत से वहाँ पे गिर के कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी उसको रखना पड़ेगा। अगर कोई अनसेफ सिचुएशन है तो उसको रिपोर्ट करे, ठीक है। एम्प्लॉयर से इन्फॉर्मेशन अधिकार है उसको सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में। वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन, ठीक है, वुमेन के लिए क्या वर्किंग आवर, ठीक है, पहले तो कम थे, अब उन्होंने बोला विद अप वुमेन जो 7 बजे के बाद और 6 बजे से पहले काम कर सकती हैं, लेकिन सेफ्टी नॉर्म आपने प्रॉपर रखने हैं। पेनल्टी, अगर कोई मान लो गलती करे, है ना, डेथ, अगर मान लो एम्प्लॉय की डेथ है तो 2 साल या 5 लाख रुपया, उस इतनी सजा है उसके अंदर। दूसरा, अगर मान लो उसका कोई किसी की डेथ होगी, अब उसका कोई आगे है ना जिसके पास उसकी डेथ के बाद पैसा ट्रांसफर होगा, जो भी होगा उसको 50% कोर्ट अलाउ कर सकती है। एम्प्लॉय वायलेट, अगर एम्प्लॉय वायलेट करता है कोई रीजन, तो वहाँ पे भी फाइन का है। कितना फाइन है वो आपने याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि फाइन की प्रोविज़न है। लीव 6 दिन हफ्ते के अंदर, उससे ज़्यादा किसी को काम करने की हिदायत नहीं है। एक्सेप्शंस तो रहती हैं हमेशा। एक्सेप्शन इसके अंदर क्या है, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ठीक है। वर्कर मस्ट रिसीव पेड एनुअल लीव फॉर एटलीस्ट 1 in 20 days, जो पेड लीव मिलनी चाहिए 20 दिन में एक बार वर्कर को, ये भी रखा गया। मेडिकल लीव भी मिलनी चाहिए, वहाँ पे हाफ जो डेली वेजेस है वो आपको पेड करनी पड़ेंगी। तो डिफरेंस देख लेते हैं, अर्ली प्रोविजन और अब ये वाली प्रोविजन, इसके अंदर क्या है। पहले एम्प्लॉय की डेफिनेशन अब हम पढ़ लिए, पहले ये डिफरेंट एक्ट, क्योंकि बहुत सारे एक्ट थे, डिफरेंट एक्ट रूल्स के अंदर थी, अभी ये कंसोलिडेट कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन भी कंसोलिडेट कर दी है। पहले रजिस्ट्रेशन थी वो आपको सेपरेट लॉज के थ्रू करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मली रह जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन है। पहले थ्रेशोल्ड थी जो अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, अगर अपने वेलफेयर ऑफिसर कौन सी एस्टेब्लिशमेंट को अपॉइंट करना है जहाँ से 500 से वर्कर ज़्यादा हैं उस फैक्ट्री के अंदर, लेकिन अब यहाँ पे बोला कि जिस फैक्ट्री के
अंदर 250 से ज़्यादा फैक्ट्री माइन प्लांटेशन, उसके लिए वहाँ पे आप वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करोगे। नो प्रोविजन एग्जिस्टेड फॉर मैंडेटरी वेलफेयर फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्टेड माइग्रेंट, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टेड माइग्रेंट के बारे में बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे क्रैच फैसिलिटी है, पहले ये बोला गया कि जिसमें 30 फीमेल वर्कर हैं वहाँ पे आप क्रैच फैसिलिटी खोलोगे, अब 50 उसका नंबर बढ़ा दिया कि 50 वर्कर हैं वहाँ पे आपको क्रैच खोलनी पड़ेगी। पहले नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर वर्कर एम्प्लॉयड इन ट्रांसपोर्ट सेल्स प्रमोशन जर्नलिज्म, उसके लिए कोई स्पेशल थी नहीं, अब स्पेशल वर्कर बना दिए गए। लीव रिक्वायरमेंट किसके लिए, ट्रांसपोर्ट सेल प्रमोशन जर्नलिज्म। हाल तो इसके अंदर भी इशू बहुत सारे हैं, जो इशू हम आने वाली क्लासेस के अंदर हम करेंगे इसके कवर। द थ्रेशोल्ड फॉर द कंटीन फैसिलिटी, कि कंटीन फैसिलिटी कहाँ कब खोलनी है, जब 250 वर्कर है उससे अब समझ रहा है तो आपने खोल देना है, ठीक है। ओके, तो अगेंस्ट सक्सेस ये क्या है, ये अपना मराठा वाला केस है। तो इस आर्टिकल, ये आर्टिकल तो एक आया लेकिन इसके ऊपर कुछ ज़्यादा वहाँ पे दिया नहीं गया, ठीक है। तो इसलिए इस आर्टिकल को तो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि हमने जितना ऑलरेडी वो कर लिया है। अब एक आधा आर्टिकल और आएगा तो करेंगे, तो ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो हम इस वीक में, आने वाले वीक में बहुत सारे इश्यूज़ को कवर करेंगे। सो स्टे सेफ, तो अपना ध्यान रखो और रिवीजन करो, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच।